कौन काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो किस राज्य में अति महत्वपूर्ण बंदरगाह था, कौन सा एक था? ध्यान रखिए, बताइए कौन सा था? तो मोटुपल्ली था। ध्यान रखिएगा, मोटुपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसको मोरपल्ली या मोटुपल्ली कहा जाता है। और ये काकतीय राजा के समय में अति महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, काकतीय राजा दक्षिण भारत में कर्नाटक और उस संबंधित क्षेत्र में एक राज्य था, वारंगल कहलाता था। ठीक है, तो काकतीय में, वारंगल में काकतीय वंश था और वहीं उनके सेना नायक भी थे, दरबार में रहते थे। हरिहर बुक्का बाद में जो है उन्होंने अपना वंश स्थापित किया, संगम वंश। तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का बाइबल जो है तिरुक्कुराल को कहा जाता है। तिरुक्कुराल की रचना तिरुवल्लुवर ने करी थी। तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर एक ऋषि रहे और इन्होंने तिरुक्कुराल की रचना रची। और तिरुक्कुराल जो है तमिल साहित्य का क्या कहलाता है? तमिल साहित्य का बाइबल कहलाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी? किस राष्ट्रकूट शासक ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी? तो राष्ट्रकूट शासक गद्दीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। लेकिन ये जो मान्यखेत को राजधानी बनाने वाला शासक था अमोघवर्ष था। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक था और इसने मान्यखेत को राजधानी बनाया था राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश किससे संबंधित था? त्रिपक्षीय संघर्ष से सभी संबंधित है और एलोरा की गुफाओं का निर्माण से संबंधित है, कैलाश मंदिर के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ किसके विजय का प्रतीक है? पहले तो बताइए आप कि मेहरौली का लौह स्तंभ है कहाँ? है ये दिल्ली में और ये जो है ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की विजय का प्रतीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इतिहास की जानकारी का स्रोत हमें लौह स्तंभ जो है मेहरौली का वो भी प्रदान करता है। वहां की कुछ लिखी हुई चीजें जो हमको बताती हैं। और ये मेहरौली का लौह स्तंभ जो द्वितीय चंद्रगुप्त के समय निर्माण किया गया था, उसमें कहा जाता है कि आज तक जंग नहीं लगी है, जो उस समय की स्थापत्य कलाकारी का एक अजूबा नमूना है। आगे बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन है? तो कौन सा गुप्त शासक है जिसके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन किया गया है? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक, इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। आगे बात करते हैं। गुप्त काल में सीमांत प्रदेश के प्रशासक को कहा जाता था? गुप्त काल में सीमांत प्रदेश के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। गोप्ता, ध्यान रखिएगा, गोप्ता कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करें और बताना है कि ये गुप्त काल में उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब होते थे। इसमें क्वेश्चन है गलत कौन सा है? गलत बताइए, गलत कौन सा है? ठीक, तो गुप्त काल में उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब होते थे, ये गलत है क्योंकि सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन उत्तर भारत में कूप और वर्षा थी। वर्षा होना और कुआं। ठीक, दक्षिण भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कुआं थे? नहीं, दक्षिण भारत में तालाब था। ठीक है, तालाब हुआ करता था। इस प्रकार से ये दोनों कथन गलत है, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अष्टांग हृदय की रचना किसने करी? संस्कृत भाषा में एक महान आयुर्वेदाचार्य थे और उनका नाम था बाघभट्ट। बाघभट्ट की रचना है अष्टांग हृदय। ठीक है, इसमें उन्होंने शरीर की निरोगी होने के बारे में कई विधियों का उल्लेख किया है। महामोक्ष परिषद में किसकी पूजा होती थी? महामोक्ष परिषद, जैसे वर्तमान में कुंभ का मेले आयोजन होता है हर 12 साल में, ठीक है, भारत में 4 स्थानों पर, तो उसी प्रकार से महामोक्ष परिषद भी पहले आयोजित किया जाता था और ये हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित किया जाता था। कहाँ आयोजित किया जाता था? ये इलाहाबाद में। इलाहाबाद का पहले नाम था प्रयागराज, उस समय इसका नाम प्रयागराज था। वर्तमान में भी प्रयागराज हो गया है। अकबर के समय में, मुगल काल में प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किया गया था। तो महामोक्ष परिषद में पूछ रहा है पूजा किसकी होती थी? पूजा इन तीनों की होती थी, बुद्ध की भी, सूर्य की भी और शिव भगवान की भी। तो ऊपर सभी हो जाएगा। और ये महामोक्ष परिषद हर 5वें वर्ष आयोजित होता था, हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित करवाया जाता था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सी शक्ति शामिल नहीं थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके बीच हुआ था। चालुक्य नहीं थे। ठीक है, चालुक्य इसमें नहीं थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? चोलों का प्रतीक चिन्ह बताइए क्या था? चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। और बाघ जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। चोलों की महत्वपूर्ण विशेषता उनका स्थानीय प्रशासन थी, जो आज हमारे पंचायती राज और नगरीय स्वशासन प्रणाली में दिखाई देता है। लाल चेर के नाम से किसको कहा जाता था? तो कौन सा चेर शासक था जिसको लाल चेर कहा जाता था? वो था पेरुंजेरल इरमपोरई। ठीक है, पेरुंजेरल इरमपोरई। ठीक है, संगम काल में
अराग्रेटिक का प्रयोग किसके लिए होता था? मलमल के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मलमल के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, मलमल के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा मलमल। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन काल में शिक्षण संबंधी में कौन से कथन असत्य है, सुमेलित नहीं है? बताइए। तक्षशिला धनुर्विद्या का वैधक की शिक्षा थी, सही है। नालंदा अभियान सांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय के संस्थापक शक्रादित्य था, सही है। और वल्लभी सिंह के अनुसार यहाँ के स्नातकों के प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था, ये भी सही है। विक्रमशिला 7वीं सदी के मध्य इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य स्थिरमती थे, ये गलत है। ठीक, आचार्य स्थिरमती तक्षशिला के थे, विक्रमशिला के नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अभिलेख में लकुलिस को पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें लकुलिस के पाशुपत मत अपनाने के बारे में जानकारी प्रदान करता है? वो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या? मथुरा अभिलेख, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, इसमें से सुमेलित करना है कौन सा स्थल कहाँ स्थित है? तो बताइए। शिशुपालगढ़ स्मारक स्थल और एक प्रकार राज्य है, इनका मिलान करना है। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, पिपराहवा उत्तर प्रदेश में है, गोलपाड़ा असम में है, विष्णुपुर मणिपुर में है। इसका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, चौथा नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है बताना है आपको। तो भारत जो है कई त्योहारों का देश है, यहाँ विभिन्न धर्म के भाषा भाषी, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। ठीक, और कवि इकबाल ने लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं जिसके ये गुलस्ता हमारा। तो विरूपाक्ष मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है और ये है हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और हम्पी की जो स्मारक है इसको 50 रुपए की वर्तमान जो नई नोट है उसमें भी दिखाया गया है। ठीक, हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक, ध्यान रखिएगा और इसको याद रखिएगा। कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है बताना है। रवि कीर्ति कौन था? दरबारी कवि था पुलकेशिन द्वितीय का, जिसने एहोल अभिलेख की रचना करी, ये बिल्कुल सही है। भवभूति यशोवर्मन के दरबार में रहते थे कन्नौज में, इनको भारत का मिल्टन कहा जाता है, संस्कृत के महान नाटककार हैं। हरिसेन, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के समय था। ठीक है, हरिसेन किसके समय था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। ठीक, और ये हर्षवर्धन के समय में नहीं था, हर्षवर्धन के समय में बाणभट्ट था। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है इलाहाबाद में, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है। दंडी नरसिंह वर्मन के समय था, ये सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, सुमेलित नहीं। आगे बढ़ते, किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया था? किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया था? बताइए। इसमें आंसर हो जाएगा ये कालिंजर को बनाने वाला धंगदेव। ठीक है, जो चंदेल शासक थे उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में, और वो जो है यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल स्थल है। मध्य प्रदेश के पहले सन 1986 में स्थापित किया गया, इसीलिए खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ भी कहा जाता है। और चंदेल शासकों में कालिंजर और खजुराहो का विशेष महत्व है। धंगदेव ने कालिंजर को राजधानी बनाई थी। चंदेल शासक ही एक राजा थे, उनका नाम था परमर्दी देव। परमर्दी देव के सेना नायक ही थे आल्हा और उदल। आल्हा और उदल की वीरता को आधार बनाकर उनकी शौर्य गाथा को जो जगनिक है, जगनिक कवि ने आल्हा खंड या परमाल रासो रचा है। परमाल रासो में परिमल जो ये राजा थे परमर्दी देव, उनके बारे में वर्णन किया है और उनके जो सेना नायक थे आल्हा और उदल, उनकी वीरता का बखान किया है। इसमें 52 युद्धों का वर्णन किया है आल्हा और उदल की कहानी को। और इस प्रकार से जो आल्हा खंड है ये दुनिया की सबसे बड़ी कंठस्थ लोक गाथा कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो धंगदेव इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो कल्पतरु है ये गोविंद चंद्र राजा था। गोविंद चंद्र राजा का एक मंत्री था लक्ष्मीधर, उसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीधर।
लक्ष्मीधर इसमें है नहीं। लक्ष्मीधर कौन था? गोविंद चंद्र का मंत्री था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। आगे किस हिरण्य किस प्रकार का कर था? एक प्रकार से हाँ, ये कौन राजा के दरबार, राजा भोज के दरबारी कवियों में शामिल नहीं था? तो राजा भोज के दरबार में भास्कर भट्ट था, दामोदर मिश्र था, धनपाल था, धनंजय नहीं था। धनंजय नहीं था, धनंजय वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे, तो धनंजय तीसरा आंसर इसका हो जाएगा। हिरण किस प्रकार का कर था? हिरण जो है एक प्रकार से नगद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था, ध्यान रखिएगा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किस वंश का वर्णन किया है? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में वर्णन किया है, चौहान वंश के बारे में वर्णन किया है। और पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है जिसमें उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ हुए युद्ध का वर्णन, पृथ्वीराज विजय का उल्लेख किया है। और चंद्रवरदाई खड़ी बोली में रचना रची है कि 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, 8 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ताऊ पर सुल्तान है मकचू को चौहान। शब्द विधिवाद में प्रवीण थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसलिए चंद्रवरदाई जो है उनको दे रहे हैं कि मोहम्मद गौरी को मारो। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान में, सिंधु और झेलम के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा इसकी अवस्थिति। आगे बात करते हैं, अरबों ने सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र आक्रमण किया? अरबों ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो आक्रमण था, सबसे पहले आक्रमण जो किया था वो मुंबई में किया था, ठीक है, मुंबई में किया था 637 एडी में, 637 एडी में। लेकिन असफल था, ये कैसा था? ये असफल था, ठीक। और जो सिंध में किया था 712 में, ये सफल था, ठीक है। ये सफल आक्रमण पूछे तो सिंध, और पहला आक्रमण पूछे तो मुंबई बताना है। आगे बात करते हैं, अगर मुंबई ना रहे तो फिर सिंध बताना है।